ये कहानी अक्टूबर 2009 में उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज से शुरू होती है, जब एक युवती पूनम मिश्रा रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। एक घबराई हुई औरत अपने पति को बताती है कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी। शुरुआती प्रतिक्रियाएं लापरवाह हैं। पुलिस को लगता है कि पूनम बस किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसके साथ पैसे, गहने और कुछ शादी के कपड़े भी गायब हैं। इसलिए पुलिस का मानना है कि यह साधारण भागने का मामला है। एक पुलिसवाला कहता है कि वो सांवली थी, इसलिए उसकी शादी की संभावना कम थी। कहते हैं वो रात भर मोबाइल पर किसी से बातें करती रहती थी। तभी एक स्थानीय नेता इस घटना को लव जिहाद का रंग दे देता है। वो और उसके समर्थक दावा करते हैं कि किसी मुस्लिम आदमी ने पूनम को फुसलाया है। शहर में दंगे भड़कते हैं, पुलिस की तैनाती होती है और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल में इंस्पेक्टर विश्वास भगवत की एंट्री होती है। भगवत अपने नए मातहतों को डांटते हैं कि उन्होंने केस की ठीक से जांच नहीं की, जैसे कि पूनम के कॉल रिकॉर्ड तक नहीं देखे। वो पूनम के पिता से वादा करते हैं कि वो उनकी बेटी को 15 दिन में वापस लाकर देंगे। नेता भी उनसे मिलने आता है, लेकिन भगवत डरते नहीं। उल्टा नेता सिर झुकाकर चला जाता है। भगवत की टीम में से एक पुलिसवाला कहता है कि जरूरी नहीं ये सभी औरतें जुड़ी हों। वो बताता है कि पास के कस्बे में एक आदमी युवतियों का अपहरण कर उनकी हत्या करता था, शायद किसी काले कर्मकांड के लिए। तब भगवत खुलासा करते हैं कि उस केस में उनकी बहन भी एक शिकार थी। वो 13 साल की थी जब गायब हुई और भगवत 17 के। जब पुलिस आखिरकार पूनम के फोन रिकॉर्ड चेक करती है तो एक नंबर सामने आता है जिससे वो सबसे ज्यादा बात करती थी। पता चलता है वो नंबर एक मजदूर का है, लेकिन असल में उसे कौशल्या नाम की लड़की इस्तेमाल करती थी, जो खुद 7 महीने से लापता है। उसकी कड़ी किसी दूसरी गायब लड़की से जुड़ती है और फिर दूसरी से। इसी तरह फोन नंबरों की एक कड़ी बनती जाती है। अब कहानी के समानांतर चलती है एक प्यार की कहानी, एक आदमी समीर कुमार और एक औरत मीरा के बीच। दोनों की आकस्मिक मुलाकात होती है और मीरा समीर से प्रभावित होकर उससे प्यार कर बैठती है। समीर उसे डेट पर ले जाता है और कहता है कि वो जीन्स पहने। मीरा परिवार से छिपकर रेस्टोरेंट में बदल लेती है। खाने के दौरान समीर बताता है कि वो मुस्लिम है और कहता है कि शादी के लिए उन्हें भागना होगा। मीरा उलझन में है, वो परिवार से भी प्यार करती है और समीर से भी। रामलीला के दौरान वो सोचती है कि क्या करे और आखिरकार समीर के कहने पर घर छोड़ने का फैसला लेती है। उधर भगवत को पता चलता है कि जिस नंबर से सुराग मिला था वो कविता शास्त्री नाम की फोटोग्राफर का है, जो रेड लाइट एरिया के पास रहती है। अब भगवत को शक है कि यह सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है, लेकिन दलाल कहता है कि उसके पास स्थानीय लड़कियां नहीं हैं क्योंकि उसके ग्राहक विदेशी पसंद करते हैं। कविता नेपाल गई होती है, पर लौटने पर पुलिस उसके घर पर छापा मारती है। वहां सिर्फ एक बच्चा मिलता है। कविता कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके फोन से 2 नंबर मिलते हैं जो फिलहाल बंद हैं। भगवत आदेश देते हैं कि जैसे ही नंबर चालू हो पता किया जाए। कुछ दिनों बाद एक नंबर सक्रिय होता है, राजकुमार सिरितिया, यानी समीर असल में राजकुमार है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए वे एक छोटा आरोप लगाकर उसे हिरासत में लेने की अनुमति लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि कविता उसकी पहली पत्नी है, जबकि दूसरी का नाम सुमित्रा है। कविता उसे फंसाने के लिए पुलिस की मदद करने को राजी होती है, हालांकि डरती भी है। वो चारा बनती है और राजकुमार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। थाने में उसे कपड़े उतरवाकर जांची जाती है। वह निर्लज है, चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। भगवत आदेश देते हैं कि उसे सोने न दिया जाए। सुमित्रा को भी पकड़ लिया जाता है और उसके घर से भारी मात्रा में गहने बरामद होते हैं, जिनमें कुछ वही हैं जो लापता महिलाओं के थे। पूछताछ के दौरान राजकुमार भगवत को उकसाता है और भगवत उसे पीटते हैं। राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है 2 पसलियां टूट गई हैं, केस में काम आएंगी। भगवत जवाब देते हैं, जिस दिन पसलियां तोड़नी चाहूंगा बोल नहीं पाएगा। सुमित्रा से भी पूछताछ होती है और राजकुमार उसके लिए रोता है। फिर वो खुद बात करना चाहता है। वो कहता है अब इकरारनामे की जरूरत नहीं और अपनी कहानी सुनाता है। पूनम से उसने प्यार जताया, भागकर शादी की बात की, होटल ले गया, शारीरिक संबंध बनाए, फिर डर दिखाया कि वो गर्भवती हो सकती है। उसने आयुर्वेदिक दवा दी जो दरअसल साइनाइड थी। पूनम ने पी ली और मर गई। पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन पहचान न होने से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। भगवत का दिल टूट जाता है। उसने पूनम के पिता से वादा किया था कि बेटी को वापस लाएगा। राजकुमार अब पुलिस को हंसते हुए औरतों की पूरी लिस्ट बताता है जिन्हें उसने मारा। भगवत उसे राक्षस कहते हैं। वो कहता है कि वो राक्षस नहीं बल्कि बाज है, जो 70 साल जीता है और बीच उम्र में अपने पंख गिरा देता है।
वो कहता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रायल शुरू होता है। वो खुद अपना वकील बनता है और जज से कहता है कि सुमित्रा को गवाही के लिए न बुलाया जाए। कोर्ट में वो झूठ बोलकर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। पूनम का पिता ये सब देखकर कोर्ट छोड़ देता है और अपनी बेटी को बदनाम ठहराता है। भगवत को एक पुजारी मिलता है जिसे राजकुमार ने अपने पहले हत्या का इकरार किया था, लेकिन अदालत में वो उसे झूठा कह देता है। फिर भगवत सोचते हैं कि उसने इतनी साइनाइड गोलियां कहाँ से पाईं। उसके घर से मिले एत की शीशियों से एक सुराग मिलता है। भगवत एक रसायन विक्रेता तक पहुंचते हैं जो गवाही देने को तैयार होता है, लेकिन कोर्ट में राजकुमार चाल चलता है। कहता है कि वो तो उसके घर सिर्फ कीमा खाने गया था और पूछता है कि क्या ये दुकानदार बिना अनुमति साइनाइड बेच रहा था। डरकर दुकानदार कह देता है कि पुलिस ने उससे झूठ बुलवाया था। भगवत निराश हो जाते हैं। सोचते हैं कि काश वो राजकुमार को गोली मार दे, पर खुद को रोक लेते हैं। घर जाकर पत्नी से कहते हैं कि वो उस बुराई को खत्म करने निकले थे, लेकिन अब समझ गए कि उसे मरने से पहले जीते जी सजा भुगतनी होगी। राजकुमार ने अपने बयान में देवलोक लॉज का जिक्र किया था जहां वो एक लड़की के साथ रुका था, वही मीरा। पता चलता है कि मीरा मरी नहीं थी। बचपन से उसे गोलियां निगलने का डर था, इसलिए उसने साइनाइड गोली सिर्फ जीभ से छुई थी और बेहोश होकर कोमा में चली गई थी। जब होश आया तो उसने पुरानी जिंदगी छोड़ दी। अब उसका नया परिवार है, पति और एक प्यारी बच्ची। भगवत को ये बात उसकी सहेली बताती है और कहती है कि मीरा की जिंदगी अब न बिगाड़ी जाए। पर भगवत के पास विकल्प नहीं। वो मीरा से मिलता है। मीरा पहले गवाही देने से इनकार करती है। भगवत उसे उन सभी मारी गई लड़कियों की तस्वीरें देकर चला जाता है। मीरा रोती है, सोचती है क्या करे। अपने पति को सब सच बताती है। पति कहता है, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन समाज नहीं करेगा। अंत में कोर्ट में अगले दिन सबको हैरानी होती है जब मीरा गवाही देने पहुंचती है। राजकुमार, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, पहली बार डर जाता है। उसके चेहरे पर हार का भाव आता है। मीरा की गवाही अब उसकी किस्मत पर आखिरी मुहर लगा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर क्लिक हमें और सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ऐसे अपराधियों को कोर्ट की सजा से ज्यादा डर उनके अपने ज़मीर से होना चाहिए?